गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 273rd एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुकर वेल्थ मैनेजर्स। माय बैंकिंग पार्टनर इज तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. Globus ITI Committee, my education partner. Rosetta Elite Club is my club partner, and my chocolate partner is Tricos. That's a Nagpur brand. Well, of course, Dryers and Scissors is my styling partner, and cycling partner is Naresh Chandra and Company, जो पिछले 91 सालों से नागपुर को साइकिलिंग सिखा रहे हैं। अभी मेंशन करना कई बार ज़रूरी हो जाता है कि एक बहुत बड़ी लेगेसी है बहुत सारी चीज़ों की। वैसे ही हमारे देश की भी एक लेगेसी है, और वो लेगेसी में बहुत सारी चीज़ें निर्भर और आत्मनिर्भर होती हैं। कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर आई, समझ कर आई लोगों की, उससे कई सारे लोगों का अब जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बदल चुका है। एक दृष्टिकोण बदला है व्यवसाय को लेकर, एक दृष्टिकोण बदला है नौकरी को लेकर, और एक दृष्टिकोण बदला है कि खुद की क्षमताओं को लेकर। जब ये शब्द आत्मनिर्भर भारत निकल कर आता है और 26 जनवरी की शाम को हम इस पे बात करते हैं, तो बात करनी होगी एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे व्यक्ति विशेष से जो इसके बारे में पूरी जानकारी रखता हो। मेरे साथ इस वक्त हैं शहर के जाने माने, सेंट्रल इंडिया के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, वन एंड ओनली राजीव चांद सर। राजीव सर, नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी रिपब्लिक टू यू। आपको रिवर्स कर दें। सर, जब ये शब्द निकल कर आता है आत्मनिर्भर भारत, कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं इसको? शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आत्मनिर्भर की सही डेफिनेशन हमें कोरोना काल में समझ में आई, जब पेंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को, उसकी इकोनॉमिक को ध्वस्त कर दिया। तब हर कंट्री ने उसकी वीकनेस रियलाइज़ की। अगर हम आज सेल्फ रिलायंट नहीं होते तो आगे जाके जो लॉन्ग टर्म हमारा फाउंडेशन है वो कभी खड़ा नहीं हो सकता जी। हालांकि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत गवर्नमेंट ने बहुत पहले से की हुई है, बहुत ऑलरेडी एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है, बट रियल एफर्ट्स मुझे लगता है तब तक नहीं आएगा जब तक इसमें जो इन्वॉल्व हमारे लोग और खासकर यंगस्टर्स, जब तक ये इन्वॉल्व नहीं होंगे। उससे भी पहले एक चीज़ बोलूँगा कि आज का ये समय क्यों ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले हम बातें नहीं करते थे, आज करते हैं। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में, सबसे जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है आज की तारीख में इंडिया में। इट इज़ ऑलमोस्ट एवरेज एज इज़ 29 ईयर्स। और अगले ये 10 साल तक हमारा वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो हमारे कंट्री ने रियलाइज़ की है। और इस समय जो यंगेस्ट पॉपुलेशन का हमारे पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, उसको अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया तो डेफिनेटली हम वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो ये समय अब आ जाता है। मैं बच्चों से पहले रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से, क्योंकि देखिए बच्चे पेरेंट से ही ग्रूम होते हैं जी। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, मैं बोलता एक ज़माना था जब पेरेंट बच्चों को बचपन से कहते थे कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आपको पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। बट अब समय आ गया है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत डॉक्टर्स हैं, हम जो आज की तारीख में कहते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप अदर कंट्रीज़ में, मैं जहाँ आज तक गया हूँ 6-7 कंट्रीज़ में, मतलब मैंने देखा कि डॉक्टर्स इंडिया के आपको हर जगह मिल जाएंगे जी, और बहुत अच्छे। मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से दे आर डूइंग एक्सेलेंट एवरीवेयर। सिमिलरली इंजीनियर्स, इंडिया ने जो सरप्लस इंजीनियर्स क्रिएट किए और बहुत अच्छे कैटेगरी के जो इंजीनियर्स क्रिएट किए, बहुत इंटेलेक्चुअल जो इंजीनियर्स क्रिएट किए, वो भी आज पूरी दुनिया में हर जगह अपना अपना परचम लहरा रहे हैं। अब मैं आता हूँ इसके बियॉन्ड। अब ये सोच बदलने की ज़रूरत है पेरेंट्स को कि एक बच्चे को एक एंटरप्रेनर होने का भी सपना दिखाओ। आज कब तक हम किसी पे
निर्भर रहेंगे, ये कब तक चलेगा? जी अरे छोटा सा ही मैं बोलता हूँ, सीन 1947 में 1940 में क्या हमारे दादा परदादा पूर्वज नौकरी करते थे कहीं? ये कल्चर अभी पिछले 60-70 सालों में चालू हुआ है। पहले तो एक ज़माना था कि लोग नौकरी करना नहीं चाहते थे, मतलब भाई मेरे फादर्स के ज़माने में, को आज भी याद है, वो लोग बताते हैं, मतलब दे डोंट वांट टू गो फॉर द जॉब, दे आर वेरी वेल सेटल्ड विद द खेती बाड़ी वॉट एवर दे आर डूइंग। अब वो समय आ गया है, मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब खेती बाड़ी भी अपने आप में ऑर्गेनिक और ये सब चीज़ों में देखें तो बहुत अच्छा एक एरिया है, सेक्टर है जहाँ पे एंटरप्रेनर्स अपने अपने स्किल के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आज पूरा का पूरा बास्केट खुला हुआ है, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल कह लो, इंटरनेशनल लेवल पे। आज पेरेंट्स को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को अपने थोड़ा सा एनकरेज करें कि बेटा ये तेरे को मैं 5,000 10,000 जो साल भर में हम खर्चा कर देते ना उनके कई सारी वीडियो गेम्स पे और कई सारी चीज़ों पे, अगर उसको थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव चीज़ करने में अगर हम खर्चा करें तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जी आज कोई स्कूल, कोई कॉलेज बच्चों को इस तरह से तैयार नहीं करता कि कल को वो रिस्क ले सके, जी कल को वो फेलियर्स का सामना कर सके, कल को वो 4 बार गिरने के बाद 5वीं बार खड़ा हो सके। ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता। जी ये पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों को कहना चाहिए, ले बेटा आज इतना 25,000 50 जो जिसकी क्षमता हो, एक कुछ कर, फेल होगा, आई हैव नो क्वेश्चन टू यू। ये सोच कहीं ना कहीं चेंज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अरे छोटा सा एक चीज़ और ऐड करूँगा, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि फाइनेंशियली हमारे पास पैसे नहीं है, दिक्कत है। मैंने एक चीज़ गौर की, अपने इंडियन एटलीस्ट सिस्टम में हर पेरेंट शादी, बर्थडे, अगर पूरे 25 साल 30 साल के इतिहास में देखता हूँ तो वो कम से कम एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चंक खर्चा करता है, जी जिसका आउटकम सिवाय लोगों को खिलाने के और उनको सेटिस्फैक्शन के और कुछ नहीं होता है। और उसमें भी वो जाने के बाद 2 गाली मारी देते हैं कि इसमें नमक कम था और इसमें मिर्ची ज़्यादा थी। तो ये जो सोच है, कहीं ना कहीं लोग अगर चेंज करें कि बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करना चालू करें, बच्चे के छोटे छोटे जो आइडियाज़ है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए उसको एनकरेज करें, फेल होने पे भी एनकरेज करें। होता है यार, 1 बार 2 बार फेल हो गया तो पेरेंट तो ऐसे हो जाते हैं कि अगर उसने कहीं कुछ फिर से करने की ठान ली तो वही सबसे बड़े बैरियर्स साबित होते हैं। ट्रू। मतलब हर छोटे छोटे एग्जाम्पल, हम कोई काम में पहली बार सक्सेस नहीं होते जी। जितने बार उसको फेस करते हैं, जितने बार हम लड़खड़ाते हैं, जितने बार गिरते हैं, उतने बार सीखते हैं। बिल्कुल सच बात। इवन हमने भी देखा है जो सक्सेस होते हैं लोग, जितने बार जो फेल हुआ रहता है उतना बड़ा सक्सेसफुल लीडर होकर कल को सामने आता है। जी सो दैट इज समथिंग विच आई फील कि एक पेरेंट को आज के इस सिनेरियो में माइंडसेट लेवल पे एक चेंज करना पड़ेगा। जी जो डेफिनेटली एक जो गवर्नमेंट की मंशा है कि एटमॉस्फेयर खड़ा जो कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट की टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट दे, बट इसके अलावा जो आप में विलिंगनेस है, जी जो आप में इच्छा शक्ति है, वो गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर सकती। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे लगता है, बहुत सारे बच्चे हैं, आज बहुत फ़र्क है पहले में और अभी में, मतलब आज की तारीख में ऑलमोस्ट अलग अलग फिगर्स है। गवर्नमेंट के पास भी 50,000 से 55,000 स्टार्टअप्स आज की तारीख में एनरोल्ड है। अगर आज से वही कुछ 3 साल 4 साल पहले जाते हैं तो 25,000 थे, 28,000 थे, ये फिगर थे। सिमिलरली यूनिकॉर्न्स की अगर हम बात करें तो 2014 में आई थिंक 4 यूनिकॉर्न हुआ करते थे, आज की तारीख में 30 यूनिकॉर्न। तो एटलीस्ट हिंदुस्तान के सर पे वो ताज है कि 30 हिंदुस्तान यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर चुका है। सर मैं आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, लेकिन सर हम बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंस 1947 की आपने बात करी,
सर जो हमारा एक हमारी एक जो लेगेसी रही है, मैंने शुरुआत में ही बोली कि हर देश की भी एक लेगेसी होती है। हमारी जो लेगेसी रही है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो पूरा का पूरा नारा था कि जय जवान जय किसान। उन्होंने वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशंस भी वो लेकर आए। पर सर हमारी जो बुनियाद है अगर उसकी आप देखें तो वो खेती है, वो किसानी है। वी वर वेरी गुड एक्सपोर्टर्स। या हमने कभी, मुझे नहीं लगता कि सर इतिहास में कभी, बहुत कम ऐसे पल आए होंगे जब इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया होगा। अभी अब वाकई में क्योंकि पॉपुलेशन का भी इसके साथ एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स होता है, एक कैलकुलेशन वर्कआउट होता है। लेकिन सर अगर हम बेसिकली देखें तो हमारी बुनियाद किसानी है, प्रोडक्शन है। सर आत्मनिर्भर भारत को जब हम ये बात कहते हैं तो क्या हम में अब वो किसानी वाली बात नहीं रही? क्या एक नए भारत को, एक नए हिंदुस्तान को बाकी चीज़ों में भी खड़ा होना पड़ेगा? जिस तरह आपने बोला डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अब बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हो गया है, इंडिया से बाहर चले गए हैं लोग और बाहर दुनिया में लोगों को फ़ायदा पहुंचाना खुद को भी हो रहा है। लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया है जब माँ बाप को अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में नहीं डालना चाहिए, डॉक्टरी में नहीं डालना चाहिए? क्या हम अपने बेसिक्स पे आ जाएं जो किसानी है? क्या करें? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। मतलब मैं एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चा जो चीज़ करना चाहे वही करने देना चाहिए। हम जो कई बार आर्टिफिशियली बच्चे को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं वो लॉन्ग टर्म में न पेरेंट के लिए न बच्चे के लिए किसी को हेल्प नहीं करता। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। मतलब मेरा भी कम से कम 10 ईयर प्लस एक अनुभव रहा है बच्चों के साथ जुड़ के। कई बार उनके एजुकेशन में उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है, उनके करियर्स में जो प्रॉब्लम आती है, उनके प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आती है, इसमें कई मैंने बच्चों को हेल्प भी की। तो दिक्कत एक रही है, जो बच्चा बहुत अच्छा अपने आप को सेल कर सकता है, हम उसको इंजीनियर बना के कोडिंग में लगा देते हैं। कोडिंग में अच्छा काम नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है अब जो ज़माना आ गया, आई थिंक मैं पेरेंट भी देख रहा हूँ, बहुत सारे चेंज भी हो रहे हैं। नाउ दे आर गिविंग फ्रीडम टू द चाइल्ड। तो आज की तारीख में जो मेरे ख्याल से बच्चा करना चाहता है वो उसको करने देना चाहिए। जैसे सर मेरा एक मित्र है जो कंस्ट्रक्शन में था। कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जो है वो बड़ा बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं हद तक सरकार और सरकार की पॉलिसीज़ भी रही है। अब सडनली सर मैंने उसको देखा कि उसने डेयरी प्रोडक्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाया। पहले ऐसे ही उसने एक गाय पाली और जो दूध आता था वो उसके घर पे जाता था। जब एक्सेस दूध हो जाता था तो वो अपने काम करने वाले वर्कर्स को बोलता था कि आप अपने घर ले जाओ। धीरे धीरे उसने खेती शुरू करी। अब उसके फार्म हाउस पे सब चीज़ें उगती हैं। वो अपने घर की ही और अपने खेत की ऑर्गेनिक चीज़ें खाता है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे उसने दूध बेचना शुरू कर दिया और उसको ये लगा कि इसमें मार्जिनल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इतना तो वो फ्लैट में भी नहीं कमा रहा था जितना इस वक्त वो दूध में कमा रहा है। कैसे देखें ये सब चीज़ों को? क्या यही है आत्मनिर्भर भारत? दूध अगेन डेयरी इंडस्ट्री एक अलग हो गई। आत्मनिर्भर भारत एक सिंगल इंडस्ट्री पे बेस नहीं है। ऑलमोस्ट करीब 30-35 वेरियस इंडस्ट्रीज। तो वो इंडस्ट्रीज जो आप वेबसाइट पे भी चले जाएंगे आपको मिल जाएगा मेक इन इंडिया के व्हाट आर द वेरियस इंडस्ट्रीज। इस हर इंडस्ट्री में आज जो जो प्रॉब्लम है, देखिए डेयरी आपने जो एग्जांपल दिया है उसका पैदाइश होती है नीड से। आज आप सबको मालूम है हमें घर में अच्छा दूध नहीं मिलता। कस्टमर आज है मार्केट में, अगर 30 रुपये 40 रुपये लीटर दूध मिल रहा है, 50 लीटर में अगर भरोसा हो, स्वच्छ अगर कोई ऐसा प्योर आइटम मिलता है तो वो 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा जी। तो ये मार्केट नीड है, इसको जिसने समझा उसने अपना बिजनेस अनकैश कर लिया। ऐसी ही कई सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मैं कह सकता हूँ, देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है। मैं मेरे बेटे को ही बोलता हूँ कि भाई प्रॉब्लम्स मत देखा कर, जस्ट सी इज दैट अपॉर्चुनिटी। तो वो चीज़ों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, वो किसी भी सेक्टर का हो, डेयरी सेक्टर का हो, फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड जैसे आपने बताया, और वेरियस अलग अलग इंडस्ट्री हो। आज भी अगर आपको लगता है इंडिया सब कुछ कर रहा है तो एट द एंड हमारा जो फॉरेक्स है वो डिफिसिट में जाता है। मतलब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं
मतलब इंस्टेड ऑफ ज़्यादा एक्सपोर्ट करने को। हम्म, तो कहीं ना कहीं इस वजह से हमें भी मालूम है, हम ज़्यादा मंगाते तो हमारे यहाँ ज़रूरत है। जी अब ज़रूरत है तो डिमांड है। जी तो उस चीज़ की जिसकी ज़रूरत है अगर यहीं क्रिएट हो जाए, जो गवर्नमेंट इवन आफ्टर वेरियस ड्यूटीज़, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ लगाती है 20% 30% चीज़ों की, जी फिर भी वो आइटम हमारे कंट्री में अगर सस्ता मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्शन पे इनोवेटिव तरीके सोचने पड़ेंगे कि वो चीज़ हमारे यहाँ सस्ती मिले। चाइना का एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे लेबर इंडिया से कॉस्टली है, जी इंडिया से सस्ता लेबर नहीं है, मिनिमम 1.5 गुना कॉस्टली होगा। जी फिर भी माल वहाँ पे हमारे यहाँ से 50% सस्ता कैसे बन गया? इस पर कभी सोचना चाहिए किसी ने कि भाई एक बार जब कंट्री जाए देखे हाउ एट मास लेवल वो प्रोडक्शन करती है। उनका कंट्रोल ही सिंपल सा है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में कम है, उसकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा है। हम्म, आज प्रोसेसिंग में जितना पैसा है, जितना लोगों को इनकम होता है, प्रोडक्शन में उतना नहीं होता। आज हमारे यहाँ भी देखिए, मतलब कॉटन में अगर लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉटन में उसको कितना मिलता है, और जो कपड़ा हम पहनते हैं इस कपड़े की कीमत क्या होती है, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। क्या टैक्स सिस्टम्स इसके लिए जिम्मेदार हैं? टैक्स सिस्टम मैं नहीं कहता जिम्मेदार है, क्योंकि देखिए ये सभी के लिए है, कोई ना कम्युनिटी विशेष है ना कोई रीजन विशेष है, ये सब सभी के लिए एप्लीकेबल है। और इसी एनवायरनमेंट में जब सब ग्रो कर रहे हैं, आज जब 30,000 स्टार्टअप्स में बोल रहा हूँ, मतलब पिछले 2-3 सालों में जो ऐड हुए, तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम है, इट ऑल विलिंगनेस, उसमें डटे रहना, अपनी इंटेलिजेंस से काम करना, कई सारी चीज़ों को समझ के करना। जो अनप्रिपेयर्ड मार्केट में कूद जाते हैं बच्चे, कई बार वैसा ना कूदते हुए प्रिपरेशन के साथ आए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का सही यूज़ करते हुए अगर काम करें और मेहनत करें, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फेलियर्स है। सक्सेस रेशियो अच्छा है बच्चों में जिन्होंने सही तरीके से काम किया। बट सर, इंडियन मार्केट्स उतनी वेलकमिंग है क्या? मैंने पहले भी बताया कि आज हम ज़्यादा बाहर से मंगा रहे हैं। अगर हम ग्रेजुअली यहीं पे प्रोड्यूस करना चालू करते हैं उन चीज़ों को, गवर्नमेंट भी अभी इस पर वर्क कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 1,000 करोड़ का उन्होंने सीड फंड क्रिएट किया, मतलब कई सारे यूनिकॉर्न्स को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना। मतलब गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी कीन टू सी इंडिया इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। आज जो नंबर 3 पे है, अगर हम आज बात करते हैं इंडिया का, तो 3rd लेवल लार्जेस्ट जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, दैट इज़ इंडिया। बट अगेन जितनी मैं पॉपुलेशन देखता हूँ, अगर हम पहले या दूसरे नंबर की पॉपुलेशन की बात करते हैं और एट द सेम टाइम जो इकोसिस्टम में 3rd आते हैं, वो चीज़ बहुत बड़ा गैप बताती है। एज अ पॉपुलेशन यंगेस्ट इन दी वर्ल्ड वी हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, सो एट द सेम टाइम वी कैन डेफिनेटली मेक अस अ नंबर 1 इन ऑल अदर पैरामीटर्स। सो अपनी इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो हो सकती है। सर, आपने चाइना का जिक्र किया था अभी। सर, जो प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना के आपने मेंशन करी, वो बहुत कम होती है, और वहीं पर जो प्रोडक्शन वैल्यू इंडिया में होती है वही सेम चीज़ की वो बहुत ज़्यादा होती है। सर, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस में क्या मैन पावर कॉस्ट भी वेरी करता है? मतलब क्या चाइना में मैन पावर कॉस्ट सस्ता है? नहीं, इंडिया चाइना में मैन पावर कॉस्ट जो है इंडिया से महंगा है, बट जिनका जो प्रोसेसिंग है, आप सिंपली समझो, अगर 100 रुपये 100 आइटम आप क्रिएट करते हो, टी शर्ट भी अगर 100 क्रिएट करते हो, तो लाख टी शर्ट क्रिएट करते हो, आपकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली 50% 60% से कम हो जाती है। तो ये चीज़ वॉल्यूम गेम चाइना का पूरा कंट्रोल है। उसके रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ों की बाहर से मंगाता है, चमड़ा बाहर से मंगाएगा, कॉटन बाहर से मंगाएगा, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा उसका फोकस नहीं है जी। उसका फोकस है रॉ मटेरियल लेके जो प्रोसेसिंग करता है, उस प्रोसेसिंग पे उसका पूरी पकड़ है। और वो पकड़ इतनी है कि वहाँ गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे उसमें जितना उनको सपोर्ट किया इंडस्ट्री को, उतना आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। सर, ये जो शब्द आया आत्मनिर्भर भारत, क्या कोरोना काल नहीं आता तो शायद ये शब्द नहीं आता? क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट इसको एनकैश करने के पीछे तो लगी है। देखिए, अभी एक ही चीज़ बोलूँगा कि शब्द तो पहले से था। हाँ, शब्द तो सर डिक्शनरी में पहले से ही था। अब स्वच्छ भारत भी पहले से था जी। पहले लोग अपने आप में उतना केयर लेते नहीं थे, आज हर कोई केयर लेता है। जी। आप और मैं भी
1-1.5 मीटर के फासले में बैठे हुए हैं जी और मास्क नहीं लगाया है इसलिए। जी हाथ अपना टाइम पे जहाँ भी रहते हैं वॉश करते हैं, जी सफाई रखते हैं अपने आजू बाजू अपने घर के आसपास। तो जी। कहीं ना कहीं वो सोच में फ़र्क आया है और पेंडेमिक आई थिंक उसमें सबसे बड़ा योगदान दिखता है मुझे। जी। सो कुछ हद तक आई थिंक इट मे बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्री लाइक इंडिया। सर चाइना का ग्लोबली चाइना को बैन करना व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस अलायंसेस, अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं या यूरोपियन नेशंस ने भी चाइना से अब दूरी बना ली है। इसको किस तरह से देखते हैं इंडिया और बाकी एशियन नेशंस के लिए? देखिए मैं पॉलिटिकल लाइन पे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से वो अपने अपने गवर्नमेंट का स्टैंड होता है। शायद चाइना का कहीं ना कहीं अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है दैट इज समथिंग द मेन रीज़न जहाँ गवर्नमेंट का हमारे उनके साथ स्टैंड ऑफ है। अदरवाइज इंडिया ने आई थिंक अपार्ट फ्रॉम वो इशू छोड़ के कभी ऐसा कुछ रहा नहीं। लिबरल रही, जो हमारा गेट एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का सभी कंट्रीज़ का, 7 कंट्रीज़ में जो चलता है उसके हिसाब से वो नियम कायदे हैं जो सभी कंट्री को मानने पड़ते हैं। तो ऐसा जो चीज़ सही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस सिंपली हमें अपने इंटरनली अपने लोगों पे ध्यान देना चाहिए, अपने प्रोसेसेस अपनी इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देना चाहिए, बजाय दूसरी कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम्स है उनकी पीछे लग के क्या करना, उनको क्या कहाँ टेंट करना, उस पर छोड़ते हुए वी नीड टू फोकस मोर ऑन। कहते हैं ना, मतलब एक कहावत है, मतलब जिसको कोई गोल अचीव करना रहता है उसको सामने देखना चाहिए और उस पर निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो आपके पीछे आपकी टांग खींचने में लगे हैं वो ज़िंदगी भर बेचारे वही करते और पीछे रहते। सच बात। लेकिन सर जिस तरह से हम चीज़ें देख रहे हैं अभी कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू चाइना, क्या सर हम उतने सक्षम हैं? अगर आप देखें, क्या हमारे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या उतनी फ्लेक्सिबल आपके हिसाब से हैं? जिसके बिकॉज सर मुद्रा लोन आया, स्टार्टअप इंडिया लोन है, अभी कई सारे ऐसे भी सुविधाएं हैं जो सरकार अपनी तरफ से दे रही हैं, बट क्या उसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं, क्या बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो अध्ययन नहीं होंगे तो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? देखिए नॉर्म्स और कंडीशंस का तो मुझे नहीं मालूम, मतलब वो गवर्नमेंट ने जो भी मुद्रा लोन लाया पूरे बैंकर्स को मालूम होगा, मतलब सब्सटेंशियली डूब भी गए उसमें से जी। तो इवन आफ्टर उसके जो गवर्नमेंट ने अभी पेंडेमिक के बाद गारंटी स्कीम लागू की, फिर भी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ का अपना 20,000 करोड़ का जो स्कीम लॉन्च की जीडीपी के 10%। तो रिस्क एपेटाइट तो गवर्नमेंट का दिख रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि वो सब होने के बाद भी उन्होंने छोड़ा। तो गवर्नमेंट की विलिंगनेस है, मतलब दे वांट टू डू समथिंग, और पिछले 8-10 सालों में दिख रहा है कि हर गवर्नमेंट अपने अपने टाइम पे आई कुछ ना कुछ अच्छा की है। गवर्नमेंट को किसी को बोलता नहीं, दे आर डूइंग देयर जॉब। ओनली दो रिस्क एपेटाइट जो हमारे अंदर नहीं है, हमारे एज अ पेरेंट भी बोलूँगा, एज अ बच्चे भी बोलूँगा, एज अ एंटरप्रेन्योर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो चीज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा। आज 29 साल अगर एवरेज ईयर्स में देखता हूँ, उसको सिंपली आप एक ही तरह से देखिए कि 20-25 साल के लड़के में, एक युवा में जो रिस्क एपेटाइट होता है वो 50-55 साल के आदमी में नहीं होता जी। ये चीज़ ही अभी अपॉर्चुनिटी पीरियड है। इस पीरियड में 5-10 साल जो करना है कर लो, इसके बाद आप सक्सेस फेलियर जैसा आपको डिसाइड करना है उसके हिसाब से फ्यूचर रोड मैप तय करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर एनकैश करना चाहिए, जस्ट टू डू 5-10 ईयर समथिंग एंड लेटर ऑन दैट उसके रिजल्ट्स को देख के फ्यूचर आप डिसाइड करो। सो मोर देन 20-25 इंडस्ट्रीज आत्मनिर्भर भारत के अंडर में आती हैं। ऑन एन एग्जैक्ट नोट अगर देखें तो 37। सर इसमें से जो इंडस्ट्री लाइनअप है उसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आप देखते हैं जिसका एक अच्छा फ्यूचर है? देखिए इंडस्ट्री तो मेरा इस पे ऑलरेडी रिसर्च था, मैंने मतलब कई बार गवर्नमेंट के अलग अलग लिंक्स पे शेयर किया। आज मैं बोलूँगा प्रॉब्लम, मैं कुछ एजुकेशन सेक्टर में मतलब बहुत समय तक जुड़ा भी रहा, मतलब एक दिक्कत मैंने देखी कि हर 5 साल 7 साल में सैचुरेशन आ जाता है जी। कभी एक इंडस्ट्री पीक पे होती, कभी दूसरी होती, कभी तीसरी होती है, लाइक दिस बच्चे सफ़र करते हैं।
जी। आज बच्चे तो आज से 5 साल पहले उस प्रोग्राम को 4 साल पहले परसीव करते हैं, परसीव करते हैं। आज 5 साल बाद उसको समझ में आता है यार इसमें सैचुरेशन आ गया, अब वो कहाँ जाए। सच बात। आज अगर उसने ग्रेजुएट कर लिया, उसने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, मैंने एक दो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, रेफरेंडम किए, एक दो मिनिस्टर से भी मिला था, गवर्नमेंट को भी जो ऑफिशियल 2-4 लिंक्डइन से कई प्लेटफॉर्म से वहाँ शेयर भी किया जी। कि दे हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट। मैं अभी आत्मनिर्भर भारत से पहले की बात कर रहा हूँ कि जो एक एजुकेशन सिस्टम भी है, जिस चीज़ की कंट्री को अगले 5 साल आगे ज़रूरत है, उस चीज़ का लोगों को पिक्चर बताना बहुत ज़रूरी है। सच बात है। आज 5 साल आगे हम कहाँ रहने वाले हैं, किस सेक्टर में हमको क्या करना है, गवर्नमेंट प्लानिंग में मालूम होता है जी। तो आज बच्चा अगर उसी स्ट्रीम की पढ़ाई करे रादर देन उसको 5 साल बाद समझ में आया कि यार अभी तो एक समय था सिविल इंजीनियर ज़्यादा हो गए थे, एक समय मैंने ये भी देखा आईटी प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए, एक समय देखा मैकेनिकल्स ज़्यादा हो गए, एक समय इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा हो गए जी। लाइकवाइज डॉक्टरों का ठीक है, अभी आई थिंक डिमांड सप्लाई में अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो लेवल अभी अचीव नहीं हुआ, बट जी। ये चीज़ हर एक ट्रेड में देखा। एक समय में नर्सिंग का भी वही हाल था, ओटीपीटी का भी वही हाल था, लाइक दिस। सो आई फील एक थोड़ा सा अगर इसमें गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर्ड तरीके में काम किया कि एक करियर काउंसलिंग टाइप अगर 9वीं 10वीं के बाद बच्चों को एक चॉइस उनकी है, इफ दे फील कि यस इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग आई वांट टू डू दिस दे हैव टू, बट एटलीस्ट वो जो भेड़ चाल में बच्चे आज एक मेरा फ्रेंड और मेरे 10 लोग ये कर रहे हैं वही कर जाता है, इवन दो ही इज गुड और बैड, उसको छोड़ते हुए वो कर लेता है दैट थिंग समथिंग। मुझे लगता है कि फ्यूचर में उसको एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि मैं इसमें अच्छा या ये किया होता तो ज़्यादा बेटर होता। सर दुनिया की सबसे बड़ी यंग डेमोक्रेसी, मतलब व्हेन आई से यंग डेमोक्रेसी आई मीन यू नो द यंग नेशन इंडिया। अब पूरी दुनिया में जहाँ यू नो मैन पावर और यू नो वर्कर्स जो हैं वो यू नो एक अधेड़ उम्र में आ गए हैं और वो देश भी एक अधेड़ उम्र में आ गया है। भारत पूरा जवान देश है, अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में बहुत है। रेड ड्रैगन हैज़ ऑलवेज इंश्योर्ड कि वो इंडिया को या फिर यू नो बाकी कंट्रीज़ ने भी, मैंने टॉक अबाउट डेवलप्ड नेशंस, उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को हमेशा डिस्टर्ब्ड रखा है। हमारी बहुत सारी यू नो परेशानियाँ हैं, बहुत सारी यू नो ग्राउंड लेवल पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सर इसको कैसे सरपास करें, इसको सरपास करके कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाए? देखिए अभी वो चीज़ तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो गवर्नमेंट ने देखने हैं, जो अपनी अपनी गवर्नमेंट का सक्सेस फेलियर उस पर डिपेंड करता है। जो आपने बात की एज की, तो आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ 2020 में इंडिया की जैसे बोला यंगेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, विच इज़ 29 ईयर्स। यूएस की देखते हैं तो 40 ईयर्स, यूरोप में जो कंट्रीज़ है 46 ईयर्स, एंड जापान में आई थिंक 47 ईयर्स, दैट इज़ द एवरेज। नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो मैं बोल रहा था आत्मनिर्भर में, देखिए ज़्यादा योगदान बाकी कंट्रीज़ में अगर हम देखते हैं एमएसएमई का, गवर्नमेंट एक फोर्स भी बहुत कर रही है एमएसएमई को। ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो प्रॉपरली जो रजिस्टर्ड है उनको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन भी है, बैंकों में जो ब्याज भरते होंगे 10% भरते होंगे तो 2% उनको वापस भी आते हैं जी। तो एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन अगर मैं देखता हूँ इंडिया में आज से 3-4 साल पहले 17% था, अभी कुछ 30% है जीडीपी का। बट अगर ये सेम चीज़ मैं चाइना की जैसे आपने बात की है तो चाइना में 60% है। आज अगर मैं ताइवान की बात करता हूँ तो 85% है। आज अगर मैं सिंगापुर की बात करता हूँ तो 50-60%। तो अभी हम तो समझ लो कि हाफ और हाफ के भी बिलो हैं एज कम्पेयर टू पोटेंशियल व्हाट ही हैज़। तो अगर ये मॉडल लें बाकी कंट्रीज़ का, जैसे चाइना का भी आपने बोला, जो इतना 60-70% अगर एमएसएमई के साथ वो आज इतना बड़ा सप्लायर हो गया ग्लोबल सर्विसेज का, आप किसी भी कंट्री में जाइए आपको चाइनीज़ आइटम मिल जाएंगे जी। तो ये चीज़ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेंडेमिक के बाद इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। कई डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है चाइना के साथ कई कंट्रीज़ के आगे पीछे हुए, तो डेफिनेटली उससे थोड़ा बहुत शिफ्ट या बूस्ट इंडिया को मिल सकता है। तो उस लाइन पे मुझे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम शिफ्ट हों, और पॉलिटिकली डेफिनेटली जो कंट्री से गवर्नमेंट के भी अच्छे रिलेशंस, अच्छे फैसिलिटीज़ या टाइप्स प्रोवाइड करती हैं, तो वो कंट्री के साथ हमारे और
बेहतर ताल्लुकात और एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। सर ना इस देश के युवाओं को आप कौन से ऐसे मंत्र देना चाहते हैं जो आपके हिसाब से एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है? मंत्र तो एक्सपीरियंस के साथ बहुत बहुत आते हैं। मतलब मैं पहला मंत्र यही रहता है कि नो रिस्क नो गेन। तो ऐसा कोई चीज़ कभी नहीं मिलने वाला कि बैठे बैठे आप या ज़ीरो रिस्क पे खेल जाओ और आपको बहुत बड़ा कोई गेम हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क लो, लूज भी करोगे। क्योंकि सर हर्षद मेहता की अभी वो आई थी वेब सीरीज स्कैम, जिसने कहा था कि रिस्क है तो इश्क है। तो सर कहीं आपका इशारा उस तरफ तो नहीं है? इश्क का तो नहीं होता, बट रिस्क नहीं तो गेम नहीं, ये बात पक्की, कोई सेकंड थॉट नहीं है। पर उसको भी कैसे सेफली लें? देखिए अब सेफली हर कोई आदमी अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लेता है। जो मैं रिस्क जिसको मैं सेफली समझ रहा हूँ आपके लिए शायद अनसेफ होगा जी। इसका प्रोस्पेक्टिव पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। आज मुकेश अंबानी जी की बात करें तो अगर एक समय पे वो टेलीकॉम सेक्टर जहाँ उनके जो भाई है अनिल अंबानी जी वो डूब रहे थे तब उन्होंने जिए के ऊपर कूदे जी। अगर रिस्क प्रपोजिशन उस समय का देखता हूँ तो डेफिनेटली एक डूब रहा है तो एक कूद रहा है तो बहुत हाई रिस्क ले लिया जी। बट अगेन द वे यू मैनेजेस एंड हैंडल्स दैट्स मेक एंटायर डिफरेंस। ट्रू सर। तो दैट इज समथिंग मंत्र विच आई विल से कि 10 लोग अगर सेम सर्विस दे रहे हैं या सेम चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि उसकी अपॉर्चुनिटी कम है। आप कैसा प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को कैसा प्रेजेंट करते हो, कितना उनका सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखते हो, कितनी कस्टमर सर्विस अच्छी रखते हो, कितना अपने प्रोडक्ट पे फोकस रखते हो रेदर देन फोकसिंग प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट पे अपना फोकस रखने के, अपने प्रोडक्ट पे कितना फोकस रखते हो, वो चीज़ आई थिंक फ्यूचर आपका डेस्टिनी तय करती है। सर पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर मानसिकताएं ऐसी थी कि ये काम बहुत छोटा है, ये हमने नहीं करना चाहिए, ये काम बड़ा है, ये काम हमारे रीच से बाहर है। क्या सर अभी भी इस किस्म की मानसिकताएं सोसाइटी में बॉदर करती हैं? क्या इस किस्म की मानसिकताओं को लोगों ने सीरियसली लेना चाहिए? यार मैं तो मतलब सोशल जो परव्यू है किसी चीज़ों को देखने के मेरा बहुत डायमेंशन अलग है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, मतलब एक मेरे बहुत अच्छे परिचित भी थे, बोलते थे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग जी। तो ये रोग हमारी कंट्री में सबसे बड़ा है। सच बात है। तो हमारा ध्यान हमारे गोल की तरफ ना होते हुए लोगों की तरफ ज़्यादा रहता है। 4 लोग 5 लोग 10 लोग जो भी रहते हैं उनके तरफ हमारा फोकस, हमारे फैमिली का फोकस ज़्यादा रहता है। अगर उनको छोड़ के हम अपने गोल पे फोकस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि छोटा बड़ा काम कुछ नहीं होता है यार। मतलब इवन यूएस में मैंने अपनी आँख से देखा है कि एक सफाई कर्मचारी भी अच्छे से बढ़िया कार से आता है, एक एटीट्यूड के साथ आता है, सफाई करता है, चला जाता है। तो ये पूरा खेल आपके सोच का है, वो छोटा है या बड़ा है। इफ यू आर इन द आप उसमें बेस्ट हो तो मेरे ख्याल से दैट इज समथिंग गुड फॉर यू, ना कि वो लोग कैसे देखते हैं, लोग कैसे परसीव करते हैं। आज फार्मिंग को ही एक ज़माने में लोग छोटा समझते थे, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ अगर हम देखते हैं तो आज की तारीख में गेम चेंजर हो गया। सही बात है। सो दैट इज समथिंग आई थिंक इंटेलेक्चुअल सोच के साथ, इनोवेटिव सोच के साथ अगर कोई चीज़ करेंगे दैट मेक अ डिफरेंस रेदर देन छोटा और बड़ा। सर मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, सर आत्मनिर्भर भारत ये कब तक हम देखेंगे? ये जो शब्द है ये एक साकारित रूप से इस देश में दिखे या दुनिया देखे और कहे कि वाकई में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन गया है? अगले 5 से 10 साल में भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ मेरे ख्याल से मजबूती से अपनी एक जो डंका है वो बजाता है। ऐसा आज जो परिस्थिति मैं देख रहा हूँ, ठीक है पेंडेमिक ने उस पर 1 साल आगे पीछे कर दिया। जीडीपी भी आई थिंक 9% की जगह 8-8.5% से भी माइनस में उम्मीद है। तो ये जो शॉर्ट बैकफॉल आया हमारे लिए, सभी कंट्रीज़ के लिए, नहीं हमारे लिए 1-2 साल का,
तो इसको देखते हुए अगला 5 से 10 साल मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अच्छा मजबूती से अपना कदम रखें। सर टॉप 3, मेरा एक आखिरी सवाल, अगर टॉप 3 कंट्रीज़ हम देखें जिनका जो इकोनॉमी अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अमेरिका अगर 15 ट्रिलियन इकोनॉमी पे है और चाइना 10 पे, तो इंडिया भी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ एक बड़ी कोशिश, एक बड़ा पैर पसारने के पीछे लगा है। कितना आपको लगता है ये सफल होगा? देखिए, आज इंडिया जैसे मैंने बताया 2020 में अगर हम देखें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 30% है। जो आज की तारीख में हमारे पास वैक्यूम है वो एमएसएमई के पास है। बाकी तरफ हमारा जो पोटेंशियल है 5% 10% इंक्रीज होगा, बट ये एक्सपोनेंशियली डबल हो सकता है। तो जो लास्ट 2019 का मैं देखता हूँ 2.6% अपना जो ट्रिलियन डॉलर की इंडिया की इकनॉमी थी, अगर उसको 5 ट्रिलियन डॉलर पे लेके जानी है तो कहीं ना कहीं अगर ये 30 से 70-75 तक अगर हम लेके जाते हैं एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन, एमएसएमई का आज भी कंट्रीब्यूशन आप एक्सपोर्ट में देखिए तो करीब 48-50% है। तो ये कंट्रीब्यूशन अगर हम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, आज भी समझ लीजिए जैसे मिलता है 50,000 से 55,000 अगर हमारे पास स्टार्टअप्स है, इतनी बड़ी कंट्री है, 1.25 1.35 वट एवर फिगर हमारे पास जो पॉपुलेशन का, उसमें अगर हम देखते हैं स्टार्टअप सिर्फ 40,000 है, 50,000 बहुत कम है जी। जितने यहाँ लोग हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल में से मुझे अगर बोले, मेरा व्यक्तिगत मैं थॉट दे रहा हूँ या अपना मत रख रहा हूँ, वो कम से कम 10 गुना है। तो अगर वो 40 या 50,000 से 4 या 5 लाख पे चले जाते हैं, पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा। अब 5 ट्रिलियन, मैं तो 8 ट्रिलियन पे देखता हूँ उसके। लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिस किस्म से ग्रोथ हो रहा है इस देश में, एक तरफ शहर स्मार्ट सिटीज़ बनती जा रही हैं, शहरों का अगर देखें, गांव भी स्मार्ट विलेजेस बनते जा रहे हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी एक तरफ हो रहा है खर्चा, बहुत सारे लोन्स भी लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, बहुत सारी कंट्रीज से हम लोन्स ले रहे हैं जो भले ही कम परसेंट पे है लेकिन वो उसका 1% है। और सर अगर हम आज ये कह दें कि एक ऐसे देश में हम रह रहे हैं जो पूरा एक नॉन करप्ट कंट्री है, तो ये अभी पूरी तरह से सिद्ध तो नहीं हुआ है सर। और अभी आत्मनिर्भर भारत में वो बहुत अलग टॉपिक है, उस पर तो लगे मतलब एक अलग सेशन कर सकते हैं। हाल फिलहाल में यही बोलूँगा, देखो मैं गवर्नमेंट सिस्टम किसी भी कंट्री का कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार होते हैं जी। ऐसा नहीं होता है कि सिस्टम काम करता है, हम भी सपोर्ट करते हैं। तो सर लेने वाला जिम्मेदार कि देने वाला जिम्मेदार? दोनों जिम्मेदार भाई, देने वाला। अब वो ग्रेजुअली डेफिनेटली मैं हर साल या हर डेकेड अगर आप देखो तो कम हो रहा है। अच्छा। आज जो 10 साल पहले था सिस्टम, डेफिनेटली आज कुछ हद तक बहुत कम हुआ है। तो ग्रेजुअली ये फिनिश इट ऑफ हो जाएगा। अभी लोग को देखने का, सर्विस का जो तरीका है, बहुत सारे प्राइवेट एंटिटीज़ भी अभी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में आ रही हैं जी। थिंग विल डेफिनेटली चेंज। सर आपने अपना वक्त दिया आत्मनिर्भर भारत पे, आपने एक अपना विश्लेषण दिया और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो विश्लेषण है जिसे अगर समझ लिया जाए तो आपका जो सपना है 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, कम से कम उतना तो नहीं लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, अगर भारत वहाँ तक भी पहुँच गया तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में दुनिया भर में एक अलग ही सक्सेस का डंका भारत बजाएगा। मेरा इसमें एक ही रिक्वेस्ट है, ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं अगर उसमें से 5 या 10 बच्चे भी इसको सीरियसली लेते हुए एक अच्छा कुछ अपना स्टार्टअप या सेटअप तैयार करते हैं, नागपुर, विदर्भ कह लो या महाराष्ट्र, जहाँ के भी बच्चे हो, तो मुझे ऐसा लगता है जो समय मैंने आपके लिए निकाला, मेरा पर्पस कहीं ना कहीं था, जो चीज़ हमें एक समय पे नहीं मिली जी, वो आज बच्चों के लिए अवेलेबल है, तो एटलीस्ट उसका वो फ़ायदा उठाएं, लोगों से मिलें। और कहीं ना कहीं सिस्टम है, एफर्ट्स और विलिंगनेस की कमी है, वो चीज़ आप में ही है, वो बाहर से कहीं उधार या लोन नहीं मिलता। सो वो चीज़ के साथ यू कैन डेफिनेटली एनी टाइम, कभी भी लेट नहीं हुआ, अगर लगता है कल तक नहीं किया तो आज से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट
राजीव चांद सर ने जो बात हमको समझाई है, अगर उसका एक उसका मैं रस अगर मैं देखूं तो शायद वो अपनी बात से यही कहना चाहते थे कि इट्स टाइम टू वेक अप। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो हम कहते हैं ना लोगो, तो 2 किस्म के लोगो होते हैं, एक हिंदी वाला लोगो और एक अंग्रेज़ी वाला लोगो। डॉक्टर CA राजीव चांद सर कह रहे थे अंग्रेज़ी वाले लोगों पे अपना ध्यान करो, क्योंकि वो अंग्रेज़ी वाला लोगो आपकी कंपनी का लोगो है। आप जब उसके तरफ अपनी रुचि बढ़ाएंगे, अपनी कोशिशें बढ़ाएंगे, तो ये जो हिंदी वाले लोगो हैं ये आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, ना उनकी बातें आपको परेशान करेंगी। और किशोर कुमार साहब का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। आत्मनिर्भर भारत का जो पूरा लक्ष्य है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके हाथ में है, बस शुरुआत करने की देर है। तो आप भी शुरू करें अपनी तरफ से कोशिश, और अगर उस कोशिश में कहीं एक योगदान आपके खुद के पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो तो उन्हें ज़रूर फ़ोन करें। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और जिंदा रहें। जय हिंद।